नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बात विपक्ष की कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में गुमनाम हो रहे विपक्ष के मुद्दों को उठाना है। हालांकि हम वर्तमान सरकार के द्वारा अच्छे कामों का भी जिक्र करेंगे और इस कार्यक्रम में हम समय समय पर कुछ मेहमानों को भी शामिल करते रहेंगे। आपको बता दें, देश में कई ऐसे मजबूत मुद्दे हैं जिन पर आज बात होना बंद हो गई है या फिर उन मुद्दों पर बात ना के बराबर होती है। विपक्षी सरकारों का अपना एक अलग तंज है और वो तंज ये है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में वर्तमान सरकारों की हम बात करें तो सरकारों की तरफ से साफ किया जाता है कि समस्या कोई भी हो, हम उस समस्या को दूर करने के लिए भरकस प्रयास करते हैं या कर रहे हैं, जिससे उस समस्या को दूर किया जा सके। फिलहाल काफी कुछ है बात करने को लेकर, तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने कार्यक्रम में विपक्ष की बात में महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार पिछले जून महीने की अगर हम बात करें तो जून महीने में जो सियासी उठापटक देखी गई थी, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो नए पैमाने पर जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते थे एकनाथ शिंदे, उनका जिस तरीके से उनके पार्टी में कद था, उस कद ने जो है उद्धव ठाकरे की सियासी जमीन को ही खींच लिया। हर एक पहलू पर इस कार्यक्रम में हम उनके कद से लेकर और उनके मुख्यमंत्री पद तक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी बगावत की कहानी में एकनाथ शिंदे के रोल का जिक्र किया जाए और करना भी होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक हमारे सामने आई थी, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के हाथ से मुख्यमंत्री पद की कमान चली गई। बगावत की कहानी में एकनाथ शिंदे के रोल का जिक्र करना भी जरूरी है। उन्होंने इस वक्त अपना ये रुख अख्तियार किया हो, मगर इसकी स्क्रिप्ट जानकारों का कहना है कि 2019 में ही लिख दी गई थी। आपको पूरी कहानी शुरुआत से समझाते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को अभी से पहले तक सिर्फ महाराष्ट्र की जनता जानती थी, लेकिन अब पूरे देश में उनके फैसलों पर बहस हो रही है। हो भी क्यों ना, राजनीतिक दिग्गजों का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नीचे से उनकी सियासी जमीन को खींच लिया है। उनकी ऐतिहासिक यात्रा के बारे में भी हम ले चलते हैं आपको, और शुरुआत करेंगे 2019 की, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। सत्ता की स्वाद चखने के लालच में शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया और सरकार बनने और गिरने का दौर चल रहा था। इस दौरान फडणवीस ने शपथ तो ले ली थी। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी उस समय सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन कुछ घंटों बाद ही वक्त की सुई बदल गई और सरकार गिर गई। ये दौर वो समय है जिसपे उद्धव सरकार ने भाजपा से समर्थन, जो उनकी तय समय सीमा हुई थी कि 2.5 साल आप कार्यकाल करेंगे, 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी जो पार्टी तय करेगी वो कुर्सी, महाराष्ट्र की कुर्सी को संभालेगा और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेकर कार्यकाल चलाएगा। चुनाव भाजपा के साथ आकर ही लड़ा था शिवसेना ने, लेकिन चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो इसके बाद एक नया गतिरोध सामने आया। उस गतिरोध में उद्धव ठाकरे से बात नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी की और उन्होंने अपना समर्थन जो है वापस ले लिया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के इस बीच करार भी हो गया और इस करार के बाद फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि वो ठाकरे परिवार के बाहर सबसे मजबूत ताकतवर शिव सैनिक थे और उनके दिल का एक दर्द दबा ही रह गया, जो अब जाकर बाहर आया है, ऐसा भी रणनीतिकार मानते हैं। अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी नहीं हुए होते तो शायद एकनाथ शिंदे आज उसी कुर्सी पर होते, यह भी रणनीतिकारों का मानना है। लगभग 59 साल के शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री भी रहे और उनकी इमेज एक कट्टर और वफादार शिव सैनिक की रही।
कुछ साल पहले तक अगर किसी शिव सैनिक को पार्टी में अपनी बात रखनी होती थी तो सबसे पहले शिव सैनिक एकनाथ शिंदे की ओर देखते थे, तब वो अपनी बात रखते थे। मतलब उनकी आज्ञा लेनी जरूरी हो जाती थी बात को आगे पहुंचाने के लिए। मतलब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के तक जाने के लिए, बात रखने के लिए उनकी सहमति जरूरी होती थी। यहां तक वो वफादार जो है शिव सैनिक के एक शिव सैनिक थे। 2019 से शुरू हुई बगावत की कहानी। रणनीतिकार ये भी कहते हैं कि जब ये तय हो गया था कि शिवसेना का ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा तो महाराष्ट्र में इस तरह के पोस्टर शहर शहर गांव-गांव नजर आने लगे थे कि मुख्यमंत्री के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे का नाम उछाला जा रहा था। जब उद्धव सरकार शपथ लेने वाली थी और उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे जो है वो शपथ लेने वाले थे महाराष्ट्र के मुखिया के तौर पर, तो एक पोस्टर वार भी हमने देखा था। और उस दौरान महाराष्ट्र की सीमा से जुड़े हुए जो गांव थे उसमें एक पोस्टर वार के मतलब शिवसेना के वफादार और कद्दावर नेता जो एकनाथ शिंदे थे उनके पोस्टर नजर आए और उस पोस्टर में ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे नहीं एकनाथ शिंदे जो है इस कमान को संभाले। यहां तक पोस्टर वार हम लोगों ने देखा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा था। सामना उनका प्रमुख जो है अखबार पत्र है। सामना का जिक्र में वो कई राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाते रहते हैं, पार्टी के अंदरूनी जो हालात है उसको लेकर भी जिक्र करते रहते हैं और लगातार जो है कटाक्ष भी करते हैं। तो उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा था कि एक शिव सैनिक ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इसके आगे विधायक दल की कोई भी बैठक होती तो फिर जो परिणाम है वो दूसरा हो जाता। विधायकों से कोई सवाल जवाब होता तो भी परिणाम दूसरा होता। मातोश्री से शिव सैनिक के लिए एक चिट्ठी बाहर आई जिसमें उद्धव ठाकरे का नाम लिखा था। ये बात उस दौर की है जब मुख्यमंत्री पद को लेकर उठापटक की स्थिति देखी गई थी जो है शिवसेना के अंदर। मातोश्री ये वही स्थान है जहां बाला साहब ठाकरे का ये निजी स्थान है और जहां से वो राजनीति को जो है महाराष्ट्र में सुचारू रूप से चलाते थे। वहां से एक चिट्ठी बाहर निकल कर आती है और उस चिट्ठी में मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र के लिए जो होता है उद्धव ठाकरे का नाम लिखा हुआ होता है। वहां से भी गतिरोध बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद इस नाम पर किसी के ना कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है बाला साहब के जो है बड़े लड़के हैं। तो ये जब नाम सार्वजनिक रूप से रखा जाता है तो कोई भी विधायक दल का नेता या विधायक, मजबूत विधायक या वफादार ईमानदार शिव सैनिक उस पर ना नहीं कह पाता। वो कहता है कि नहीं, जो चिट्ठी में नाम लिखा है हमारी उस पर सहमति है। उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री बनने की चाहत जो है वो आसमान से पाताल में चली गई थी। मतलब जो वो इच्छा रखते थे कि कभी ना कभी जो शिवसेना है उन पर भरोसा जताएगी और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज करेगी, वो उस नाम के आने के बाद वो धरातल में चली जाती है, वो इच्छा दब जाती है। संजय राउत के बढ़ते कद से पार्टी में किनारे होते जा रहे थे शिंदे। ये भी इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरीके से संजय राउत का कद मजबूती से आगे बढ़ रहा था और उस कद को लेकर जो है लगातार कयास भी लग रहे थे कि संजय राउत की जो पैठ है वो डायरेक्ट उद्धव ठाकरे से है और वो नहीं चाहते हैं कि उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप करे। एक संजय राउत से जुड़ा हुआ भाषण भी है। मैं चाहूंगा कि वो संजय राउत का बयान जो है वो आप तक पहुंचे कि किस तरीके से जब कुर्सी का चुनाव नहीं हुआ था तो उनका ये बयान जो है सुर्खियों में आया था। मैं चाहूंगा कि दर्शकों तक वो बयान पहुंचे संजय राउत का। कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैंने कहा शिवसेना का बनेगा। आप कल कहेंगे सेक्रेटरी कौन बनेगी, मंत्री का पीए कौन बनेगा, ये क्या सवाल है क्या? सिर्फ मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे? मैंने इतना ही कहा मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा और मैं इतना ही कहता हूँ पूरी महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है और लाखों शिवसैनिकों की भावना है कि उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने और हमें विश्वास है वो हमारी भावना की आदर करें। तो संजय राउत का कहना था कि जो भी होगा वो सर्वसम्मत से होगा और जिस तरीके से शिवसेना में संजय राउत का कद बढ़ रहा था, एकनाथ शिंदे जो है उस कद जो अपना उनका कद था मजबूत वफादार सैनिक का, कद्दावर नेता के तौर पर वो कद धीरे धीरे कम होता हुआ चला जा रहा था।
मुख्यमंत्री की चाह भी थी, लेकिन वो जो है वो चाह दब गई जब उद्धव ठाकरे का नाम आया। इधर संजय राउत ने पूरा जो है अपनी नजदीकियां उद्धव ठाकरे के करीबी लाके खड़ी कर दी और वहां से ही वो कोई भी निर्णय होते थे, वो एक उनकी जो संजय राउत की भूमिका बनी वो एक मुखर वक्ता के रूप में देखी गई महाराष्ट्र के अंदर। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद से वो उन्हें कुछ भी कहना होता था वो पार्टी लाइन से हटकर भी जाकर बयान दे देते थे। सामना के माध्यम से भी वो कई बार उन्होंने अपने ही सिर्फ सैनिकों पर भी जो है कटाक्ष कर दिया और कई बार उन्होंने सामना पत्र के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा या लाइव आकर कई बार उन्होंने अपने घटनाक्रमों का जिक्र किया जिसमें शिवसेना को क्षति उठानी पड़ी। तो ये दौर भी देखा जब संजय राउत ने जिस तरीके से शिवसेना के दूसरे वफादार सैनिक की भूमिका में अपने आप को स्थापित कर लिया था और उस दौरान एकनाथ शिंदे जो है उनका दायरा धीरे धीरे करके कम होने लगा था शिवसेना के अंदर। एकनाथ शिंदे को पार्टी के अहम फैसलों से दूर भी रखा गया और हाल ही में हुए थे राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में भी कोई जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिली। तमाम विरोधाभासों और महत्वाकांक्षाओं के बावजूद एकनाथ शिंदे और उद्धव साथ साथ चलते रहे। अरमान तो दबे रह गए लेकिन साथ साथ वो दोनों चलते गए और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि शिंदे सही समय का इंतजार कर रहे थे और राज्यसभा एमएलसी चुनाव में जैसे ही क्रॉस वोटिंग हुई एकनाथ शिंदे को मौका मिल गया और उन्हें पता चल गया कि वो अकेले शिवसेना से नाराज नहीं है। ऐसे कई विधायक हैं जो शिवसेना से नाराज हैं और वो जिक्र क्रॉस वोटिंग में दिखा। उद्धव ठाकरे के पार्टी संभालने के बाद यह सबसे बड़ी बगावत थी और एकनाथ शिंदे ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जो वो नाराज गुट था वो उसका समर्थन करते हुए देखे गए। उन्होंने भीतरी पैठ को बढ़ाया, उन नेताओं को उन विधायकों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करने लगे कि आप जिस भीतरघात का शिकार है उसी भीतरघात का जहर मैं भी पी रहा हूं, उसी भीतरघात का शिकार मैं भी हूं। और उन्होंने हथियार न डालने का उन्हें सुझाव दिया और वो अंदर से एक खेमे को मजबूत करने लगे और ये कह दिया कि हम बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक हैं और बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है, हम सत्ता के लिए कभी भी धोखा नहीं देंगे। ये तब का जिक्र है जब क्रॉस वोटिंग हुई थी और ये एकनाथ शिंदे का बयान था जिन्होंने जो क्रॉस वोटिंग जिन विधायकों ने की थी उनको लेकर ये बयान ने सुर्खियां भी बटोरी थी कि जो हो गया वो हो गया, हम बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक है, हमें जो है इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, हमें पार्टी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाना चाहिए। बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद साहब ने भी हमें धोखा देना नहीं सिखाया, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया था। एकनाथ शिंदे के फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया आकार आ गया और जब तक महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की मुट्ठी भर सरकार थी तब एकनाथ शिंदे का कद कैबिनेट में भी ऊंचा था और पार्टी में भी था, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद पद और सियासी कद दोनों बहुत छोटा हो गया। आपको बता दें एकनाथ शिंदे साल 1980 में शिवसेना से शाखा प्रमुख के तौर पर जुड़े थे और शिंदे ठाणे के खोपरी 5 पखाड़ी सीट से 4 बार विधायक भी चुने गए थे। लंबा उनका कद है, लंबी ऐतिहासिक यात्रा है जिसके द्वारा वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े रहे और आज जिस मुकाम पर वो पहुंच गए हैं वो मुख्यमंत्री बतौर बन गए हैं, लेकिन एक गद्दार का भी टैग उनके ऊपर लग गया है। महाराष्ट्र सदन में विपक्ष के नेता भी रहे हैं और कैबिनेट का पद जब उन्हें मिला था तो उन्होंने बखूबी उस पद पर कामकाज संभाला था और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया था शिवसेना के प्रति। शिंदे को उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन वो उस अरमान को नहीं भुला पाए जो उन्होंने पाले हुए रखा था। मतलब वो मंत्री तो बन गए, उद्धव ठाकरे सरकार ने उन्हें मंत्री पद का तो जिम्मा सौंप दिया, लेकिन वो चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं वो पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और उनके अंदर ये एकनाथ शिंदे समझते थे कि वो गट्स हैं जो वो मुख्यमंत्री पद पर पहुंच सकते थे, लेकिन वो पद उन्हें नहीं मिला। उस पद पर बैठाया गया उद्धव ठाकरे को और एकनाथ शिंदे को मंत्री बना दिया गया, मंत्री पद दिया गया। यहाँ पे भी वो जो है उनके अरमानों को दबा दिया गया। सीएम पोस्ट मुंह के करीब आकर फिसल गया था, इसका उन्हें मलाल था और पिछले 2 साल से हमेशा उनकी नाराजगी की खबरें भी निकलकर सामने आती रही थी। जब से क्रॉस वोटिंग हुई
जब उद्धव ठाकरे के नाम का जिक्र हुआ और जब उन्हें मंत्री पद को दिया भी गया, तब भी उनकी नाराजगी जो है वो पार्टी के ज्यादातर फैसलों से खुश नहीं होते थे। उन्हें लगता था कि महाविकास अघाड़ी सरकार है, कांग्रेस ने ज्यादातर मंत्रालयों को अपने नाम ले लिया है और उनकी बात की जो मजबूती है, उनकी बात की जो गहनता है, जो उनकी पार्टी का जो के एजेंडे को उनकी बात छूती हुई निकलती थी, वो पार्टी के तक वो बात अपनी नहीं रख पा रहे थे। एकनाथ शिंदे किसी मौके की ताक में भी थे और उन्हें विधानसभा परिषद चुनाव में ये मौका मिल गया था, ऐसा भी रणनीतिकार मानते हैं। शिवसेना के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और पार्टी एक सीट पर हार गई। शिंदे के इस खेल को शिवसेना समझ भी नहीं पाई थी और वो 20 से ज्यादा विधायकों के साथ मुंबई से सूरत चले गए थे। अब देखना यह था कि एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होता था। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार चलती या गिर जाती, इसको लेकर भी उस दौरान कयास जो है वो लगाए जाने लगे थे। और जिस तरीके से कुछ बिंदुओं पर रणनीतिकार मानते हैं कि ये प्रमुख बिंदु हो सकते हैं, उनका भी हम जिक्र करना चाहेंगे। तो नंबर 1 पर सरकार बनते समय ज्यादा अहम मंत्रालय एनसीपी के पास गए। शिंदे को यह मलाल था कि सरकार का गठन तो हो गया है, मंत्री पद तो उन्हें मिल गया है, लेकिन इस दौरान ज्यादा से ज्यादा जो मंत्रालय है, अहम मंत्रालय है, वो एनसीपी को दे दिए गए, वो शिवसेना के पास नहीं थे। इस चीज का भी उन्हें मलाल था। शिवसेना के नेताओं को फंड नहीं मिल रहा था, ऐसा भी बातें जो है वो निकलकर सामने आई थी कि शिवसेना को मजबूत फंड नहीं मिल रहा है जिससे वो किए हुए वादों को पूरा कर पाए या मजबूती से सरकार चला पाए। एक और बात निकलकर सामने आई, वो ये थी कि जो मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास है उसमें आदित्य ठाकरे का कथित तौर पर इंटरफेयर देखने को मिल रहा था। आदित्य ठाकरे का भी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आदित्य ठाकरे जो है उनको जिस तरीके से वो उत्तराधिकारी माने जा रहे थे कि वो शिवसेना के उत्तराधिकारी हैं, और उनको लेकर जो तरह तरह की बातचीत समय समय पर सामने आती रही, उनका भी हस्तक्षेप जो है वो कहीं ना कहीं मंत्रालयों के माध्यम से होने लगा। और उत्तराधिकारी के तौर पर वो पहचान रख रहे थे, क्योंकि पिता जो थे, बाबा की पार्टी थी उनकी, बाला साहब ठाकरे की, पिता जो है मुख्यमंत्री, तो इस वजह से आदित्य ठाकरे का भी जो कद शिवसेना में बहुत मजबूती से बढ़ता जा रहा था, वो भी एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं खल रहा था, जिसे वो दरकिनार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में भूमिका वो निभा रहे हैं, या उनकी शुरुआत हुई मंत्री पद मिलने के बाद में, वो भी एक चर्चा का विषय बनी। लगातार जिस तरीके से एक नवयुवक अपने जोश के साथ में अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जाने लगा कि उद्धव ठाकरे के बाद जो है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जो है वो आदित्य ठाकरे को ही मिलेगी। और इस दौरान भी बगावत के सुर कहीं ना कहीं मजबूत हुए, और कहीं ना कहीं ये बात भी लगी कि जिस तरीके से विधायकों के कुछ फैसले को खुद आदित्य ठाकरे ने डिनाई कर दिया था, उन्होंने कह दिया था कि ये फैसला मंजूर नहीं है, और पार्टी की जो गतिविधियां थी उसमें भी आदित्य ठाकरे की पैठ जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही थी। तो ये भी एक वजह बन गई इस उठापटक की। आदित्य को बड़ा करने के लिए शिंदे को कथित तौर से दरकिनार किया जाने लगा था, और उनके विभाग सचिवों और आईएएस अधिकारियों ने सीएमओ कंसर्न के साथ किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करने को कहा था। मतलब आदित्य ठाकरे ने कहा था कि जब तक यदि कोई भी मंत्री व्यक्ति का ओहदे का व्यक्ति अगर किसी भी चीज में फाइल या लेके आए, तो मेरी सहमति एक बार होनी जरूरी हो जाती, मैं एक बार उसे क्रॉस चेक करना चाहूंगा कि ये काम सही है, ये पार्टी के हित में है या नहीं। ये भी जो बात है शिंदे को वो खल रही थी, क्योंकि आदित्य ठाकरे का अगर अनुभव की बात करें या उनके जीवन की बात करें, तो एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे में जमीन आसमान का अंतर है। आदित्य ठाकरे युवा चेहरा है और शिंदे को काफी लंबा राजनीतिक अनुभव है, उसे वफादार शिव सैनिक भी कहलाते थे एकनाथ शिंदे। तो आदित्य ठाकरे का जब हस्तक्षेप बढ़ गया, तो एक मैसेज ये जाने लगा कि कहीं ना कहीं हमको दरकिनार किया जा रहा है, हमारे पद का अपमान किया जा रहा है, या जो हमें छूट दी गई है कि जिस तरीके से मंत्री पद को हम निभाएंगे या आगे ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें छोटापन दिखाया जा रहा है और हमारे हाथ को बांध दिया गया है। अब शिव सैनिक तो हैं हम, शिवसेना के वफादारी का टैग तो हमको मिला हुआ है, लेकिन हमारे साथ अब अन्याय हो रहा है। अब ये पार्टी जो है ये परिवारवाद की ओर बढ़ती हुई दिख रही है।
ये भी एक मैसेज जाने लगा इस दौरान। सूत्रों ने दावा किया था कि एकनाथ शिंदे जिस मंत्रालय के मुखिया थे उसमें सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का दखल बढ़ गया था, जिसका मैंने जिक्र किया अभी। और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री थे उस पद के दौरान। हालांकि बात उन्होंने प्रमुखता से नहीं रखी थी, लेकिन सूत्रों का ये कहना था क्योंकि जब मतभेद होता है तो उसके जो परिणाम होते हैं वो अलग होते हैं, और जब मनभेद होता है तो उसके भी दूरगामी परिणाम देखे जाते हैं। तो यहां पर मनभेद की खबरें जो है वो प्रमुखता से बढ़ने लगी, और एकनाथ शिंदे को आदित्य ठाकरे का हस्तक्षेप जो है वो बढ़ता हुआ कतई पसंद नहीं आ रहा था। फिर एकनाथ शिंदे ने एक बयान भी दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अगर शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ उनके विद्रोह के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती तो वह और अन्य बागी विधायक शहीद हो गए होते। यदि उन्होंने जिस तरह से विद्रोह किया था, ये बात अभी की है, उस दौरान अगर उनके विरोध करने के स्वर में या जिस तरीके में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती तो जो हमारे खेमे से जुड़े हुए विधायक थे, मतलब कि जो एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े हुए विधायक थे, वो आज शहीद हो जाते। मतलब कि वो जिस उम्मीद से शिवसेना को छोड़कर, मतलब उद्धव गुट को छोड़कर हमारे गुट में शामिल हुए थे, वो आज उनका कद जो है वो पार्टी के अंदर निराधार हो जाता अगर मैं कुछ गलत निर्णय ले लेता। शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पश्चिम महाराष्ट्र में सतारा जिले में अपने पैतृक गांव डारे के दौरान इस बयान को दिया था। शिंदे ने जून में शिवसेना नीति महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ अपने विद्रोह के घटनाक्रम को याद भी किया था और कहा था कि उन्हें खुद की चिंता नहीं थी, लेकिन पता था कि उनके ऊपर 50 विधायकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आखिरी क्षण तक सभी बस यही चाहते थे कि कुछ भी गलत नहीं हो, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो हम शहीद हो जाते। तो यहां तक वो बात का जिक्र करते हैं जिस तरीके से उन्होंने बगावत की, और जिस तरीके का पिछला घटनाक्रम आपको मैंने बताया कि लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से संजय राउत की नजदीकियां उद्धव ठाकरे से बढ़ती हुई देखी गई। फिर इसके बाद जो है आदित्य ठाकरे के बीच में जो है मतभेद की खबरें सामने आई कि किस तरीके से वो विधायकों को के कामकाज के तरीके पर नजर रख रहे हैं और गहनता से जांच करते हैं। जब वो यस कर देते हैं तभी फाइल आगे बढ़ती है। तो ये भी एक विद्रोह की तरफ इशारा कर रही थी। एकनाथ शिंदे का एक बयान का भी जिक्र करना चाहेंगे। हम चाहेंगे पहले दर्शकों तक एकनाथ शिंदे का वो बयान पहुंचे जिसमें वो पार्टी के ऊपर काफी कुछ कहते हुए देखे जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के बयान का भी हम जिक्र करना चाहेंगे। ये बयान काफी जरूरी हो जाता है और हम चाहते हैं कि दर्शकों तक उस बयान को पहुंचाया जाए। इस देश में लोकशाही में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, उसके मुताबिक ही काम करना पड़ता है। और आज हमारे पास मेजॉरिटी है, जितनी 2/3 लगती है उससे ज़्यादा है, और इसलिए जो निर्णय हम लोगों ने लिया है वो बिल्कुल लीगल है, वैलिड है, और स्पीकर ने भी हमें रिकग्नाइज किया है। और लड़ाई जो कानून की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में है उसके बारे में भी जब लोग हमारे खिलाफ कोर्ट में गए थे उनको भी कोर्ट ने डांटा है, फटकारा है। तो निश्चित रूप से हम लोग कोई भी गैर कानूनी काम किया नहीं है, और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कोर्ट निर्णय लेगा। आपको बता दें कि बीते जून महीने में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की थी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इससे पूर्व वह करीब 50 बागी विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी में ठहरे हुए थे और बाड़ेबंदी के लिए उन्होंने असम को चुना था, क्योंकि असम जो है बीजेपी का इस समय गढ़ है और वहां पर हेमंत विश्व शर्मा जो है वो सरकार को चला रहे हैं। उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से गुवाहाटी को चुना था, जहां पर विधायकों को उन्होंने महाराष्ट्र से लाकर रखा गया था। करीब 40 दिन बाद सीएम शिंदे ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया अभी कुछ दिनों पहले, और जिसमें 18 नए मंत्रियों ने भी शपथ ली। तो लगातार जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं आगे, वो अपने आप में भी एक नया जो है राजनीति में जन्म देने वाला कहा जा सकता है युग आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने एक सरकार को, बनती हुई सरकार को, जिस तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने उस सरकार को
जो है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उस सरकार के हाथों से छीन ली और खुद उस परिवार के जो उनका चुनाव चिन्ह था धनुष तीर और जो उनके पार्टी का नाम था शिव सैनिक और शिवसेना, तो उसको भी अब खींचने की तैयारी में शिंदे गुट लगा हुआ है। एक बयान और है शिंदे का, एकनाथ शिंदे का, वो भी हम चाहते हैं कि वो आप तक पहुंचे। सरकार किसके साथ हमें गठित करने की आवश्यकता थी? जो जनता ने हमें सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का सरकार स्थापन होगा। लेकिन क्या हुआ? जो लोगों को भी मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी जिनके साथ हम लड़े पिछले कई साल, उनके साथ हम सरकार बनाएंगे। अभी किसी ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि कांग्रेस राष्ट्रवादी हमारे शत्रु है और हमारे वो दुश्मन है, उनके साथ कभी मिलाप करने का समय आएगा तो मैं मेरी पार्टी का काम बंद करूंगा। ये सही बात है। तो ये पार्टी जो है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को जो ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अरे आप लोग जब हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता को नौकर समझोगे तो नहीं कोई बर्दाश्त करेगा, क्योंकि खून पसीना बहा के ये बाला साहेब ठाकरे जी के साथ कई हमारे वरिष्ठ नेता, हजारों लाखों कार्यकर्ता उन्होंने बलिदान दिया है, दिन रात मेहनत करके शिवसेना को आगे बढ़ाया है। तो आप लोगों को ये कहने का अधिकार नहीं, ये हमारी जागीर है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये बाला साहेब ठाकरे जी का विचार आगे ले जाने वाले हम लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और अमित शाह साहब ने भी कहा, अगर हम बिहार में ये जो अपने नीतीश कुमार जी की जगह कम आने के बावजूद, उनके विधायक कम चुनकर आने के बावजूद हम लोगों ने उनको शब्द दिया था, हमने कमिटमेंट की थी, हम उनको पूरा कर दिया। हमारे महाराष्ट्र में 106 विधायक है, आपके 50 है, फिर भी हमने आपको मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय लिया। अगर हम वादा करते तो ये महाराष्ट्र एक राज्य, हमारे पास तो पूरा देश है, तो हम क्यों मुकरते? तो वो कई बार इस बात को साझा करते हुए सार्वजनिक मंच से देखे गए कि वो यही कहते हैं कि हम असली शिवसेना है, हम ही सच्चे शिव सैनिक हैं और हम ही बाला साहब के वो सिपाही हैं जो लगातार भगवा झंडे को हाथ में लेते हुए महाराष्ट्र की गलियों तक पहुंचते हैं और जनताओं की समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं। तो एकनाथ शिंदे का ये जो जिस तरीके से पार्टी में मतभेद हुआ, जिस तरीके से पार्टी में मनभेद हुआ और इसके बाद में जिस तरीके से पूरा समीकरण बनता और बिगड़ता हुआ देखा गया और अंत में एकनाथ शिंदे जिस पद की महत्वाकांक्षा रखते थे, आज वो पद उनके पास में है और उसका समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे में आदित्य ठाकरे का जिक्र इस बार फिर से करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के इस्तीफा देने और चुनाव का सामना करने की चुनौती वो कई बार भी सार्वजनिक मंचों से कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे ने संकेत दिया कि आगामी बीएमसी चुनाव में शिवसेना आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सड़क और सार्वजनिक परिवहन के मुद्दे को उठाएगी और लगातार इसमें ही फर्क साफ हो जाएगा कि जनता का समर्थन किसके साथ में है। शिवसेना नेता ने पूछा कि हमने आपको सब कुछ दिया, आपने हमारे पीठ पर छुरा क्यों घोंप दिया? ये भी आदित्य ठाकरे का ही आरोप है अपने शिव सैनिकों विधायकों से जो छोड़कर पार्टी का दामन, या कह सकते हैं उद्धव गुट को छोड़कर चले गए। वो कहते हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। आदित्य ठाकरे बतौर पूर्व मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो कहते हैं कि लगातार हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और हमारे अपनों ने ही हमें विश्वासघात हमारे साथ किया और हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। चुनाव का सामना करने के लिए आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर आप सच्चे शिव सैनिक हैं और सच में वफादार सिपाही हैं, अगर आपको लगता है कि जनता हमारे साथ नहीं थी या हमारे काम से जनता खुश नहीं थी, तो आपने इस्तीफा देना था और फिर से चुनाव होते और फिर नतीजा साफ हो जाता कि कौन सच्चा शिव सैनिक है, कौन असली शिवसेना है और कौन नकली शिवसेना है।
जैसा कि हर लोकतंत्र में होता है। उन्होंने ये कहा कि हर लोकतंत्र में यही होता है, ये कहीं नहीं होता है कि आपने विधायकों का एक गुट को अपने साथ जोड़ा और पार्टी से समर्थन वापस उन्हीं विधायकों के दम पर जो पार्टी चल रही थी उन्हीं पार्टी के विधायकों को तोड़कर आपने एक नया गुट बना लिया और खुद को शिव सैनिक कहने लगे। शिंदे गुट और शिवसेना के 55 विधायकों में से 39 के विद्रोह के चलते इस साल जून के माह में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिराई गई थी और आदित्य ठाकरे ने शिंदे खेमे और भारतीय जनता पार्टी को तुरंत चुनाव का सामना करने की चुनौती भी दी थी। उन्होंने कहा था आदित्य ठाकरे ने कि लगातार अगर जनता का समर्थन या जनता का विश्वास हम पर कम हुआ है तो हम चुनाव के मैदान पर आना चाहते हैं। अगर सच में आप दिखाना चाहते हैं कि जनता का समर्थन आज आपके साथ है और जनता हमें नकारना चाहती है तो आपको चुनाव के मैदान में कूदना होगा और चुनाव के मैदान में जो है डट कर मुकाबला करना होगा। वहां से जो नतीजे निकलेंगे वो हमें सर्वमान्य होंगे। जो आप ये कर रहे हैं ये गलत है और ये आपको नहीं करना चाहिए जो एकनाथ शिंदे ने किया। आदित्य ठाकरे का एक बयान है, सुनते हैं कि क्या वो कुछ कह रहे हैं। तो होता है कि उन्होंने ऐसा ये जो रिश्ता था हमारा वो ऐसे करके वो निकल गए, लेकिन इसको और क्या कहेंगे? गद्दारी तो है, गद्दार है तो गद्दारी कहेंगे। अगर दोस्त रहते, अगर भाई रहते तो भाई कहते, लेकिन जो परिवार का एक रिश्ता था, जो हमारे कुटुंब प्रमुख है, पूरे महाराष्ट्र के कुटुंब प्रमुख है, आपने देखा उनकी पीठ में चूरा भोग के वो निकल गए, तो गद्दार नहीं तो और क्या कहेंगे? तो वो अक्सर कहते हैं, खुले मंच से कहते हैं कि हमारी पीठ में छुरा भोंका गया है। हालांकि उनकी इस बात को लेकर अपने तर्क हैं। कुछ लोग उनकी इस बात का समर्थन भी करते हैं कि सच में शिवसेना की पीठ में जो है अपनों ने ही छुरा भोंक दिया। वो कहते हैं कि मुंबई वालों को पता है कि हमें कोविड-19 महामारी के दौरान शहर के लिए क्या क्या किया था। आदित्य ठाकरे ही कहते हैं। और आपको बता दें कि भाजपा आगामी बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना के खिलाफ आक्रामक अभियान भी शुरू कर चुकी है। ये भी उन्होंने कहा था बीएमसी चुनाव से पहले। और जो 2 दशकों में नगर निकाय पर शासन कर रही थी, आदित्य ने कहा था कि मुंबई की विकास दर की तुलना शंघाई या सिंगापुर से नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कई बार अपने वक्तव्य में कहा और लगातार ये कहते रहे कि जिस तरीके से जो आज उठापटक हो रही है उससे कहीं ना कहीं विकास महाराष्ट्र का प्रभावित हो रहा है और महाराष्ट्र का जो देश में अलग कद है, जो अलग स्थान है, वो उससे छीना जा रहा है। अब उस यहाँ तक भी बात कही गई थी अभी कुछ दिनों पहले, जो एक कंपनी को गुजरात में शिफ्ट किया गया था उसको लेकर भी जो है मतभेद की खबरें सामने आई थी और वो बातें यहाँ तक गई कि महाराष्ट्र से जो उसका हक है वो अब छीना जा रहा है और इसी के चलते ही ये पूरा घटनाक्रम जो है सबने देखा था। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उस बयान से ही हम इस सत्र की शुरुआत करना चाहेंगे जिसमें अमित शाह जो है उद्धव ठाकरे के बीचों बीच बैठे हैं और उनके बगल में देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं और वो उद्धव ठाकरे सरकार की नीतियों की उपलब्धता का बखान कर रहा है। फिर आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। पहले अमित शाह का वो बयान भी सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना अगर कोई साथी है तो शिवसेना और अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का हर समय पर, अच्छे बुरे हर समय पर साथ दिया है। और मुझे आनंद है कि जो थोड़ा मनमुटाव बीच में हुआ था, हालांकि हम सरकार में साथ में ही थे, दोनों सरकार में, परंतु जो थोड़ा मनमुटाव था आज यही इसी टेबल पर इसी क्षण सारा मनमुटाव समाप्त कर दोनों पार्टियां एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय किया है। तो इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। और भारतीय जनता पार्टी और सेना की युति केवल एक राजनीतिक युति नहीं है, सिद्धांतों के आधार पर भी ये युति, राम मंदिर, देश की सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सारे मुद्दों लेकर दोनों पार्टियों ने दशकों तक संघर्ष किया है और विजय भी प्राप्त करी है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों चुनाव में महाराष्ट्र में हम विजयी बनेंगे। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, कुछ दिन पहले मैंने पुणे में एक आंकड़ा कहा था, मैं रिपीट करना चाहता हूं, सेना भाजपा युति मिनिमम 45 सीट से ये विजय लोकसभा के अंदर प्राप्त करेगी, 48 में से 45 सीट। अगर ये दोनों पक्ष आज एक साथ में आए हैं तो आंकड़ा अपने आप सीट
तो ये बयान अमित शाह का उस दौर का है जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे और वो उद्धव ठाकरे का हाथ पकड़कर जो है सिद्धांतों को एक बनाते हुए दिख रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हमारी सोच और शिवसेना की सोच दशकों से एक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम मिलकर सरकार बनाएंगे। और फिर वहीं पे सबसे बड़ी आज विरोधी पार्टी की भूमिका में जो है भारतीय जनता पार्टी और जो उद्धव गुट वाली जो शिवसेना है वो आमने सामने खड़ी है। ये बयान उस दौर का है जब वो एक साथ चलने की बात कहते थे। वो कहते थे कि हमारी सोच एक है। वो कहते हैं कि भाजपा जो है वो शिवसेना को पहले भी समर्थन देती आई है और आज भी समर्थन देगी। फिर ऐसा क्या हो गया जो समर्थन वापस हो गया? फिर ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी फूट पड़ गई कि शिवसेना के वफादार सिपाही को ही शिवसेना से खींच लिया गया और लगातार जो है उसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया और आज जो है मुख्यमंत्री में तख्ता पलट हो गया और मुख्यमंत्री के पद पर शिंदे गुट को बैठा दिया गया, एकनाथ शिंदे को बैठा दिया गया। तो ये भी एक अपना अलग घटनाक्रम था। इस बयान को दिखाने का सिर्फ मतलब ये था कि किस तरीके से राजनीति में सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता में आने से पहले कि क्या जो होता घटनाक्रम होता है, वो वीडियो का माध्यम ये था। और सत्ता के बाद का क्या होता है, किस तरीके से सत्ता परिवर्तन के बाद सुर बदलते हैं लोगों के, वो हमने एकनाथ शिंदे के वीडियो के माध्यम से भी देखा। और जिस तरीके से जो मतभेद की बात को कहते हैं आदित्य ठाकरे, उनके वीडियो को भी सुना जिसमें वो कहते हैं कि हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया गया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि शिवसेना में विभाजन के लिए उनकी कार्यशैली जिम्मेदार थी और उन्होंने यह भी माना कि वरिष्ठ राजपा नेता अजीत पवार पर भरोसा करना सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। अजीत पवार वही हैं जिन्होंने जब देवेंद्र फडणवीस सरकार बनने के बाद में जिस तरीके से वो घटनाक्रम बदला, जिस तरीके से घटनाक्रम जो है वो बदलते हुए देखा गया था और उस दौरान इन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये वही हैं जो आज कह रहे हैं कि अजीत पवार के साथ में उस टाइम में हमारा जो साथ था वो सबसे बड़ी मेरी राजनीतिक गलती थी। उन्होंने कहा कि पीठ में छुरा घोंपने का बदला लेने के लिए यह जरूरी था। जिस तरीके से जो है एक तरफ जब महाराष्ट्र सरकार का जब चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी से अलगाव हो गया था तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उन्हें एनसीपी का साथ है और एनसीपी और भाजपा मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी और जिसके लिए वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे थे अजीत पवार। उन्होंने भी शपथ ली थी। हालांकि सरकार गिर गई थी क्योंकि एनसीपी फिर उठ के जो है शिवसेना के साथ में आ गई और उसके साथ में मिलकर सरकार बना ली थी। तो उन्होंने कहा कि छुरा जो भोंका गया था उसके लिए जरूरी था ये होना कि व्यक्ति लंबे समय तक जो है वो जीवित रहे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फडणवीस और पवार ने राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि पवार ने पावर के पद छोड़ने के साथ ही 80 घंटे बाद उनकी सरकार जो है वो चली गई थी। फडणवीस ने कहा था कि राज्य के हालिया राजनीतिक उथल पुथल के बीच केवल उद्धव ठाकरे को दोषी ठहराया जाना चाहिए था और शिवसेना में विभाजन उनकी कार्यशैली की वजह से ही हुआ है। फडणवीस ने तो यहां तक कह दिया था कि महाराष्ट्र में राजनीतिक हार और संकट के लिए केवल उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं। उनकी कार्यशैली शिवसेना के लिए जो है वो जिम्मेदार है और लगभग 30 से 40 विधायकों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ दिया था और उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो एक लंबा दौर था जिस तरह उठापटक की स्थिति जो है महाराष्ट्र में सरकार में देखने को मिली। हालांकि इसकी रणनीतिकार कहते हैं कि 2019 में ही इस कहानी की शुरुआत और पटकथा लिख दी गई थी कि ऐसा ही होना है और उसी के हिसाब से जो वर्तमान का परिदृश्य है वो बदलता हुआ जो दिख रहा है वो उसी पटकथा का एक हिस्सा है। बात करेंगे कभी उद्धव ठाकरे गुट में वफादार सैनिक का टैग इन्हें भी दिया जाता है, दीपक केसकर को, जिन्होंने कुछ दिनों पहले उद्धव गुट में को छोड़कर शिंदे गुट में वो शामिल हो गए और शिंदे गुट को लेकर जो है उन्होंने एक बयान दिया था। वो बयान भी हम सुन लेते हैं दीपक जी का। देखिए, कल एक लेटर आया था एकनाथ जी शिंदे को कि शिंदे साहब को शिवसेना का जो नेता पद है उससे निकाला गया। एक ऐसी प्रथा है कि एक सभागृह का नेता रहता है
जो नेता चुन के आता है और वो मुख्यमंत्री बन जाता है, तो मुख्यमंत्री किसी एक पक्ष का नहीं रहता है। पूरे जो असेंबली है जिसमें हर पक्ष के सदस्य हैं उनका वो नेता बन जाता है। इसलिए उसको सभागृह नेता बोलते हैं। और सभागृह नेता जब एंटर करता है असेंबली में, तो हमारी जो भी चर्चा चालू हो, कितनी भी गड़बड़ चालू हो, वो तुरंत बंद हो जाती है। और जब तक सभागृह का नेता आके उस चेयर पे विराजमान नहीं होता, कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। ये उस पद की गरिमा है। और जब सभागृह के नेता को आप बोलते हैं कि हमने आपको पार्टी से निकाल दिया, तो एक तरह से ये महाराष्ट्र की जनता जो है उसका भी आपको सोचना चाहिए। कहीं हम महाराष्ट्र की जनता का तो अपमान नहीं कर रहे, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। और जिस लैंग्वेज में शिंदे साहब को ये खत मिला, उसका जवाब हम जरूर देंगे। मैंने तो ऐसे बोला है कि उद्धव साहब कुछ भी बोले उनके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ऐसा खत आता है तो इस खत का तो जवाब देना ही पड़ेगा। इसके लिए आगे चल के कुछ लीगल ये लेना है तो वो भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लीगल खत भेजा गया है उनको जो किसी भी कानून में नहीं बैठता है। तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज भी वो हमारे पक्ष के भी नेता है। 55 MLAs जो जीत के आए थे, 55 विधायक जो जीत के आए थे शिवसेना के सिंबल पे, उन्होंने सबने मिलके शिंदे साहब को अपना गठ नेता चुना था। तो ये है इसमें शिंदे गुट में नेता की भूमिका में है दीपक केसकर। कभी ये उद्धव गुट में हुआ करते थे, काफी भरोसेमंद माने जाते थे और कहा जाता था कि ये भी एक वफादार शिव सैनिक हैं जो लगातार कदम से कदम मिलाकर चलते हुए शिवसेना के साथ में देखे जाते हैं। हालांकि अब इनका जो परिवर्तन है वो शिंदे गुट के साथ में है और वहां पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं। ये जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से जो है शिंदे गुट को हटा दिया गया वो ठीक नहीं था और हम बाला साहब के जो है सिपाही हैं और हम इस चीज का अभी तक हमने विरोध नहीं किया, लेकिन अब हम उस पत्र का, जो पत्र हमें भेजा गया है शिंदे साहब को लेकर, उस पत्र का अब हम जवाब देंगे। हालांकि अभी तक हम चुप थे, अब हम कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब हमें बोलना पड़ेगा। एक बयान उनका और है, हम चाहेंगे कि वो बयान भी आप सुनिए। कि बाला साहब ने अपने प्रेम से सबको बांध के रखा था। ये जो धागा मेरे हाथ में है इसको हम लोग शिव बंधन बोलते हैं, और ये शिव बंधन है वो एक प्यार का धागा है। वो प्यार का धागा आज भी मेरे हाथ में है, तो ये प्यार का धागा टूटा नहीं है, इसको बोलते हैं बंधन। ये बंधन प्यार का बंधन होता है, ये निष्ठा का बंधन होता है और ये हिंदुत्व का भी बंधन होता है। और वो मेरे हाथ में है, वो कोई मेरे हाथ से नहीं निकाल सकता। और यही लोकशाही में बोला जाता है कि जिसको जो करना है वो उसको करने का मौका लोकशाही में मिलता है, इसीलिए उसको लोकशाही बोलते हैं। नहीं तो ये हुक्मशाही हो जाती कि आपको यही करना है। जैसे जो डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है उसमें एक ही पार्टी रहती है, हर एक को एक ही पार्टी का सदस्य होना है, खाली उनको अपना नेता चुनने की आज़ादी है। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये तो भारत का सौभाग्य है कि बाबा साहेब आम्बेडकर की लिखी हुई, आदरणीय भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर की लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है और उन्होंने हमें अधिकार दिया है कि हम किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, हम जीत के आ सकते हैं। तो दीपक केसकर कह रहे हैं कि हमें बाला साहब कि हम सच्चे सिपाही हैं और संविधान ने हमें अधिकार दिया कि हम किसी भी पक्ष में जा सकते हैं और हम अपनी बात को किसी भी पक्ष के द्वारा साझा कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो पक्ष की बात तब कर रहे हैं जब ये अलगाववाद हो गया है, जब ये आपसी फूट हो गई है, जब सत्ता परिवर्तन हो गया है। और जिस तरीके से आज भी जो है ये सुप्रीम कोर्ट में भी नाम को लेकर भी चल रही थी उठापटक। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इलेक्शन कमीशन इसका जिक्र करे कि असली शिवसेना कौन है। तो कुछ ही दिन में और भी स्थिति साफ हो जाएगी और विपक्ष के तौर पर कह सकते हैं बात इसलिए इस मुद्दे पर करना जरूरी हो जाती है क्योंकि लगातार जिस तरीके से दीपक केसकर कह रहे हैं कि हम कभी हुआ, आज भी हम, हमारे हाथ में जो वो एक धागा दिखा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आज भी हम बाला साहब के सच्चे सिपाही हैं और असल में जो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो बाला साहब की असली शिवसेना है। तो मतभेद जो है वो अलग अलग दायरे में है। सत्ता में हस्तक्षेप किया गया, वहां मतभेद खड़ा हुआ। बाला साहब की बनाई हुई, उनके खून पसीने से सींची हुई शिवसेना को जो है वो भी कभी नहीं चाहते होंगे कि कभी इस तरह का जो कभी भविष्य में शिवसेना को लेकर उठापटक की स्थिति होगी।
और आज जो है शिवसेना वो 2 गुट में पूरी तरीके से बढ़ चुकी है और वो दो गुट जो है वो आपस में ही टकरा रहे हैं। वो चाहे वो जो शिवसेना का निशान है धनुष और तीर उसको लेकर, चाहे वो शिवसेना का नाम हो उसको लेकर, चाहे वो शिवसेना की विचारधारा हो उसको लेकर, क्योंकि अब एक दूसरे पर आरोप ये भी लग रहा है कि आप हमारी विचारधारा को आपने हमसे छीन लिया। आप जो एजेंडा चला रहे हैं ये उद्धव गुट का तंज है, वो बीजेपी से मिला हुआ एजेंडा चला रहा है। बीजेपी की विचारधारा जो है वो परिवर्तित हो चुकी है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए। लेकिन जो हमसे जो कृत किया है, आप लोगों ने हमसे जो हमारी पार्टी का अस्तित्व छीना है, ये भी जो है ये सही नहीं है और इसको लेकर भी उद्धव सरकार लगातार आज भी मोर्चा खोले हुए है। और इसका जीवंत उदाहरण अभी 5 अक्टूबर को हमने देखा दशहरा रैली में। जिस तरीके से जब दशहरा रैली को लेकर अनुमति मिली कि उद्धव गुट जो है अपने तय निर्धारित स्थान है वहां पर दशहरा रैली कर सकता है, तो उसको लेकर भी मतभेद सामने आया। और महाराष्ट्र में उस जगह पर जहां वो 2 जगह, एक जहां पर उद्धव गुट की दशहरा रैली होनी थी और जहां पर शिंदे गुट की दशहरा रैली होनी थी, वहां पर बहुत भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था कि कोई भी अनहोनी ना हो जाए, किसी भी तरीके की कोई भी मतभेद ना हो जाए और किसी भी तरह का कोई भी संघर्ष ना हो जाए, क्योंकि आवेश दोनों पार्टियों में इस समय चरम पर चल रहा है। और ऐसे में कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आपा ना खोलें और वही शिव सैनिक आपस में भिड़ ना जाए और जिससे एक बड़े टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए। अब ऐसे में हम जिक्र करना चाहेंगे उद्धव ठाकरे का, क्योंकि काफी अहम हो जाता है इस शख्सियत के बारे में भी बात करने के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो शिवसेना को चला रहे थे और मजबूती से चलाने की बात वो कहते हैं कि हम कर रहे थे, वहां पर इस कद के बारे में जो है बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस कद के इर्द गिर्द ही पूरा मामला ये घूम रहा था और इस कद की वजह से ही जो है इतनी उठापटक महाराष्ट्र में देखने को मिली। उद्धव ठाकरे वैसे तो काफी शालीन नेता हैं, वो कभी भी बहुत ज्यादा आक्रामक हाव भाव उनके देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जब से शिवसेना में 2 गुटों का जो है बंटवारा हुआ है, 2 गुट बने हैं और वो अपने आप को असली शिवसेना कह रहे हैं, उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे के अंदर जो है एक थोड़ा सा आवेश देखने को मिल रहा है। वो अब जो सार्वजनिक मंच पर लगातार इस आवेश को जग जाहिर भी कर रहा है। एक बयान है उद्धव ठाकरे का, हम चाहेंगे कि वो आप तक पहुंचे। बीजेपी से अलग हुआ हूं, हिंदुत्व से नहीं। हिंदुत्व और बीजेपी अलग है। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व अलग है, बीजेपी अलग है। तो हम बीजेपी से अलग हुए हैं, हिंदुत्व। तो वो ये कह रहा है कि बीजेपी से हम अलग हुए, हिंदुत्व से अलग नहीं हुए। ये शुरुआती दौर का उनका भाषण है, जब वो ये कहते थे कि हमारी विचारधारा हिंदुत्व से जुड़ी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि एनसीपी से गठबंधन करने के बाद में, कांग्रेस से मिलने के बाद में जो विचारधारा है शिवसेना की वो बदल गई है। वो अब हिंदुओं के साथ वो जो उसका पद और कद हुआ करता था, अब वो नहीं बचा है। अब इस कद और पद में परिवर्तन हो चुका है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब शिवसेना से उन्होंने अपना गठबंधन उनसे अलग हो गया था, तब इस बात का वो जिक्र करते हुए देखे थे। उसी का ये जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की विचारधारा अलग है, आज भी हम हिंदुत्व के रास्ते पर हम चल रहे हैं और हम अपने हिसाब से हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रहे हैं और हिंदुत्व के एजेंडे को उठाकर हम चल रहे हैं। तो लगातार पूरा घटनाक्रम जो है उसमें उठापटक देखी गई है अभी तक, और लगातार उद्धव ठाकरे की अभी हम जिक्र कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का कद इस उठापटक के बाद निश्चित ही तौर पर कहीं ना कहीं कम हुआ है और लगातार परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो 2 गुट में बढ़ चुकी है शिवसेना, अब जो निगाहें हैं वो इस बात के लिए टिकी हुई है कि शिवसेना का जो तमगा है वो किसे मिलेगा, और जिसे ही मिलेगा, अगर वो उद्धव गुट के साथ में रहता है तो निश्चित ही तौर पर वो कहेंगे कि हमारी जीत हुई है, जनता देखे कि असली शिवसेना हम है, क्योंकि स्थापना ही हमारे पिता के द्वारा की गई थी और पिता का हमको समर्थन था। पिता ने कभी ऐसी शिवसेना की कल्पना नहीं की थी जिससे 2 गुट निकलेंगे। दूसरी तरफ अगर जो चुनाव चिन्ह है या पार्टी का नाम है वो अगर शिंदे गुट को मिल जाता है, तो फिर उद्धव गुट का क्या होगा? वो किस अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि जब उनके जिस छतरी के नीचे वो चलकर राजनीतिक सियासी जमीन को तराशने का काम कर रहे हैं, जब वो छतरी ही उनके सर से हट जाएगी, तो ऐसे में फिर उद्धव गुट
क्या करेगा और किस तरीके से मजबूती से महाराष्ट्र में टिकेगा, क्योंकि फिर चारों तरफ से उसके ऊपर हमला होगा। वहां भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, वहां जो है एक नाथ शिंदे गुट भी होगा, वहां पर हो सकता है कि तब तक अन्य दल भी आ जाए। हालांकि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक उस वक्तव्य को भी हम याद करेंगे जिसका चर्चा भी हमने जो है 2 दिन पहले की थी, वंशवाद। भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी हैं, आला नेता हैं, वो कहते हैं कि वंशवाद जिस पार्टी में होगा उसका भविष्य जो है लंबा नहीं चल सकता। खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वंशवाद पार्टियों के अस्तित्व को खत्म कर देगा एक दिन, और भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं है। तो वंशवाद की अगर बात करते हैं तो ऐसे कई पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की भी बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की भी अगर बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की हम राजनीति से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी जो है एक पैतृक क्रम जो है वो चलता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद कांग्रेस भी उस क्रम से, उस तंज से, उस जो उन्होंने उस बात को वो कहते हैं कि वंशवाद से युक्त पार्टियां हैं, उससे कहीं ना कहीं अछूती नहीं रही। इनमें भी ये जो है चरमता से दिखता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अगर वंशवाद से जुड़ा हुआ ये गुट, ये धड़ा, अगर शिंदे गुट और उद्धव गुट आपस में टकराव इनमें होती रही और कहीं गलती से या वैचारिक मतभेद के चलते अगर उद्धव गुट से शिंदे गुट 21 साबित हो जाता है, फिर उद्धव गुट का क्या होगा, ये भी सवाल जो है वो चर्चा में बना रह रहा है। कुछ दिनों पहले फडणवीस ने भी कहा था कि महाराष्ट्र में राजनीतिक हार और संकट के लिए केवल उद्धव ठाकरे ही जिम्मेदार है और उनकी कार्यशैली शिवसेना के लिए वो खुद जिम्मेदार है। जो शिवसेना जिस कगार पर पहुंच चुकी है उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। वो लगभग 30-40 विधायकों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ दिया और उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं हुई। ये भी तंज कसा था देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा था कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उद्धव जी कहा करते थे कि आप मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहा कि एक दिन आपकी सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। ठीक ऐसा ही हुआ। ये जो है डिप्टी सीएम है, उनका ये तंज है। आज वो तंज 100% खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस, जब ये सरकार में अलगाववाद हुआ था तो देवेंद्र फडणवीस एक तरफ से साइड मोड में चले गए थे और वो ये कह रहे थे कि इसका बहुत दूरगामी परिणाम सामने होगा और निरंतर इस क्रम से जो है महाराष्ट्र सरकार को आगे चलकर क्षति उठानी पड़ेगी। आज वो यथार्थ होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि एक नाथ शिंदे किस तरीके से आगामी भूमिका को निभाएंगे, क्योंकि अभी कुछ विधायक बचे हुए हैं। वो भी इस बात का जिक्र करते हैं कि लगातार उन विधायकों से भी हमारा संपर्क है और वो बहुत जल्दी जो शिवसेना है, मतलब कि जो उद्धव गुट है, उसको वो छोड़ देंगे और वो हमारे साथ में, हमारी असली शिवसेना में आ जाएंगे और हमारे साथ मजबूती के साथ में सरकार को चलाने का काम करेंगे। अब इस बात को भी देखना ये हो जाएगा कि वो मजबूती कब दिखेगी और कब तक आएगी और उनकी इस बात में कितना दम है, क्योंकि जो पिछले 2019 में जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी कार्यक्रम में, जिन बातों का जिक्र किया था कि 2019 में ही ये तय हो गया था कि किस तरीके से इस सरकार को चलाना है, किस तरीके से अलगाववाद भी हो सकता है। ये 2019 में कुछ घटनाओं से साफ होता हुआ दिख रहा था और बीच में 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 2022 के जून महीने में यथार्थ होता हुआ दिखा था कि किस तरीके से उठापटक के बीच में किस तरीके से विधायकों ने जो है शिवसेना का दामन छोड़ दिया था, उद्धव गुट का दामन छोड़ दिया था और एक नाथ शिंदे के गुट में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन वाली सरकार बनाकर मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे एक नाथ शिंदे। तो ये भी हमने होता हुआ देखा था। तो अब यही सवाल अंत में बचता है कि क्या कुछ आगे का जो महाराष्ट्र सरकार का परिदृश्य है वो कितना यथार्थ साबित होता हुआ दिखेगा और कितनी हद तक जो है एक दूसरे के जो आरोप हैं, जो एक दूसरे के वादे हैं, वो पूरे होते हुए दिखेंगे। तो आज फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में और इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने इस खास प्रोग्राम के साथ और फिर एक नए मुद्दे को लेकर विपक्ष की बात कार्यक्रम के माध्यम से उन मुद्दों से जुड़े हुए हर पहलुओं को आपके समक्ष रखेंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।